बलौदाबाजार में सतनामी समाज के बहुत बड़े आंदोलन के बाद फिर से एक आंदोलन की बात हो रही है। सतनामी समाज 10 तारीख को रायपुर में 5 लाख की संख्या में जमा होंगे और हिंदू धर्म का बहिष्कार करेंगे। अब हम इसी के तहत तक जाने के लिए आज हमने ये राउंड अप का एपिसोड शूट कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको हम बता सकें कि सतनामी समाज के ओरिजिन के बारे में, इंसेप्शन के बारे में, उनकी शुरुआत के बारे में कि कैसे ये पूरा समाज बना और क्यों ये हिंदू धर्म को अब बहिष्कार करने की बात करें। इसके तहत तक जाने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास एक मेहमान जुड़ रहे हैं और मैं मेहमान से मिलवाने से पहले आप सभी का स्वागत करती हूं। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप में। बलौदाबाजार को लेकर और सतनामी समाज को लेकर हमारे सारे एपिसोड्स में काफी अच्छे फीडबैक हमें मिल रहे हैं, इसलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसलिए इस आंदोलन के पीछे का असली कारण क्या है, कितने लोग हैं जो इससे जुड़ेंगे और कितने लोग हैं सतनामी समाज में जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आने वाली राजनीति पर, आने वाले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, ये हम सारी चीजों को डिकोड करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन आज के एपिसोड में हम डिकोड करेंगे इस पूरे धर्म को और आपके लिए आपको बताएंगे कि किस तरह से ये धर्म बना। और मैं समझती हूं आज के जो मेहमान हैं उनसे ज्यादा बेटर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आज हम जुड़ रहे हैं हेमचंद जांगड़े जी के साथ, जो कि फर्स्ट लोकसभा के छत्तीसगढ़ के एमपी रेशम लाल जांगड़े जी के सुपुत्र हैं। और इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा एक स्पेशल गेस्ट हमारे हैं जो कि पूर्व सदस्य भी रहे हैं राज्य के एससी कमीशन के। और इनफैक्ट आज हम इन्हीं के घर यहां पर मौजूद हैं। ये खुद समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव है। आपको बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। ये रेशमलाल जांगड़े जी के आप सुपुत्र हैं, इसलिए मैं समझती हूँ उन्होंने बहुत ज्यादा दलित समाज के लिए उन्होंने लड़ाई की। उनकी पूरी आइडेंटिटी ही उनकी फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जो सहयोग रहा, फिर उनका दलित समाज के लिए जो सहयोग रहा, अपने आप में काफी ज्यादा सराहनीय है। तो छत्तीसगढ़ तक की पूरी टीम आपको इस चीज के लिए बधाई देती है। और आज का ये जो सब्जेक्ट है हेमचंद जी, ये बहुत ही आपने जैसा सुना कि हिंदू धर्म के बहिष्कार की बात हो रही है। अब मुझे यह जानना है कि क्यों हिंदू धर्म के बहिष्कार की बात हो रही है। सबसे पहले शुरू से शुरुआत करेंगे, सतनामी समाज किस तरह से एक सेक्ट बना, एक अलग समाज बना, ये हमें जरा डिटेल में बताइए हमारी ऑडियंसेस को, क्योंकि काफी सारे हमारे सतनामी समाज के जो लोग हैं हमें देखते हैं, छत्तीसगढ़ तक को देखते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस समाज की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी और क्या वो कारण था जिसकी वजह से समाज को अलग किया गया हिंदू धर्म से। देखिए, सतनामी समाज का जो इतिहास है बहुत ही पुराना इतिहास रहा है और एक गौरवशाली इतिहास सतनामी समाज का रहा है। सतनामी समाज सत्य और अहिंसा के प्रणेता होते हैं और बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचलों में ये समाज रहते हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वाह भी करते हैं। और बाबा गुरु घासीदास जी जो हमारे सतनामी समाज के प्रवर्तक हैं, जो संत हैं, उनमें उनकी आस्था होती है। गिरौदपुर जो धाम है वहाँ पर बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ और लाखों अनुयायी गुरु घासीदास बाबा जी को मानते हैं। और सतनामी समाज का एक लंबा एक इतिहास रहा है। ये जरूर है, आप सब जानते हैं कि पूर्व में, आज़ादी के पूर्व में जो 70-80 वर्षों का जो समय था, उन वर्षों में जरूर हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उस समय समाज में जो कई प्रकार की अंधविश्वास और कई प्रकार की जो प्रवृत्तियां थी, उसका शिकार इस वर्गों को भी होना पड़ा। कहीं न कहीं लंबे वर्षों तक हमें शिक्षा से भी वंचित रखा गया। तो काफ़ी संघर्ष इस समाज को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमें काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। और इस लंबे संघर्ष में समाज के बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन समर्पित भी किया। समाज को समानता के लाइन में लाने के लिए बाबा जी के दिखाए रास्ते पर कि सभी को समान अधिकार, समान अवसर मिले, इसको लाने के लिए समाज के बहुत सारे हमारे लोगों ने काफी लंबा रास्ता तय किया। इनमें रेशमलाल जांगड़े जी भी थे, मिनी माता जी भी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष किया कि समाज मुख्य धारा में जुड़े और एक समाज शिक्षित हो। और यह समाज शुरू से ही एक सत्य को मानने वाला और अहिंसा को मानने वाला एक उदारवादी समाज रहा है और शांतिप्रिय रूप से समाज और शुद्ध शाकाहारी जीवन व्यतीत करने वाला यह समाज रहा है। एक गौरवशाली एक समाज की एक परंपरा रही है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि समाज में कोई बात हो। जहाँ तक बात आई है, बलौदाबाजार की बात आई है और हिंदू धर्म की बात आई है, मैं ऐसा मानता हूँ कि शुरू से ही सतनामी समाज हिंदू धर्म में रहता है, हिंदू धर्म को ही मानता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ऐसी कोई बड़ी बातें हुई होंगी जिससे समाज की भावनाएं आहत हुई होंगी, नहीं तो समाज इतना उग्र रूप कभी समाज लेता नहीं है।
लेकिन हाँ ये जरूर है कि शासन प्रशासन या सरकार या कहीं ना कहीं से जरूर ऐसी बातें आई होंगी जिससे इस इतने बड़े समाज की भावनाएं आहत हुई होंगी। हो सकता है कि उनकी धार्मिक आस्था को चोट पहुंची हो, उनकी प्रशासनिक जो बातें हैं प्रशासनिक स्तर पर कोई बातें हुई हों और उनकी जीवन शैली को लेकर कोई बातें हुई होंगी या असमानता को लेकर कोई बातें होंगी, जरूर कहीं ना कहीं कोई बातें आई हुई होंगी, इसलिए कहीं ना कहीं समाज की भावनाएं आहत हुई होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। खासकर से धर्मपुरा में पिछले वर्ष बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जहां पर हमारे प्रतीक चिन्ह जैत खम्भ को तोड़ा गया, और बिलासपुर में जहां पर 40-45 वर्षों से बाबा गुरु घासीदास जी का मेला लगता था, 2 दिवसीय मेला लगता था, जहां सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ते थे, उस स्थल को भी केवल सड़क चौड़ीकरण के नाम से तोड़ा गया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं इस प्रदेश में हुई हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि समाज की भावनाएं जो आहत हुई है, और जब कोई भी समाज को मन को जब ठेस पहुंचती है या कोई ऐसी भावनाएं जब उनके मन को आहत करती है, तभी समाज कोई ऐसे कदम की ओर बढ़ता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हेमचंद जी, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि शुरुआत कैसे हुई सतनामी समाज की? क्यों समाज हिंदू धर्म से एक अलग सेक्ट की तरफ आगे बढ़ गया? नहीं, समाज तो अभी भी हिंदू धर्म में ही है और हिंदू धर्म को ही मानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरी ऐसी व्यक्तिगत राय है कि हम हिंदू धर्म में हैं और हिंदू धर्म को ही हम मानते हैं, और पूरा सतनामी समाज भी हिंदू धर्म को मानता है। लेकिन जब समाज की भावनाएं आहत होती है, जब हमको अलग स्तर दिया जाता है कि हिंदू को अगर हम परिभाषित करें और अगर हम ये बोलें कि आप निम्न स्तर के हिंदू हो, आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आपको नौकरी में पीछे रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भाई हम हिंदू धर्म में रहते हुए भी अगर हमको हिंदू नहीं माना जा रहा है तो फिर कई प्रकार की बातें आती है। और हम ऐसा मानते हैं कि हमको हिंदू धर्म में रहकर ही अपनी बातों को रखना चाहिए, अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, और सरकार और प्रशासन का भी ये दायित्व बनता है कि यदि इस इतने बड़े वर्ग की कोई बात कहीं से आ रही है तो उसको बैठ करके समाज के प्रमुख लोगों को बैठ करके चर्चा करे और उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करे। अगर इतने बड़े स्तर की बातें आ रही, हालांकि मेरे संज्ञान में तो ये बातें नहीं आई है कि ये वर्ग हिंदू धर्म का बहिष्कार करेगा और कोई आंदोलन की बातें मेरे संज्ञान में अभी तक ये बातें नहीं आई है। लेकिन अगर ये बातें कहीं से आ रही हैं तो जरूर कहीं ना कहीं समाज की भावनाएं बड़े स्तर पर आहत हुई होंगी, और सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि सरकार के समाज के लोगों के साथ में बैठ करके उनकी बातों को सुने और उनको उचित मान सम्मान उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म को मानते हैं? जैसे कि आपने कहा हिंदू धर्म के ही सेक्ट हैं, अभी भी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन समाज अपने आप में एक डिस्टिंक्ट एक कहीं ना कहीं मैं मानती हूं कि उन्होंने अपने आप को डिस्टिंक्ट रखा है, उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म से ही अलग रखा है, क्योंकि तभी इतने बड़े बहिष्कार की बात हो रही है। तो कितनी संख्या है सतनामी समाज की पूरे छत्तीसगढ़ में, और कितने ऐसे लोग हैं जो मूर्ति पूजा या हिंदू धर्म का फॉलो करते हैं? क्योंकि कुछ ऐसा सेक्शन है जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है, कोई सेक्शन क्रिश्चियनिटी में भी जा चुका है, तो ऐसे भी बातें आती हैं। तो कौन सा, मैं जानना चाहती हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप जरा डिकोड करके बताएं कि कितनी पॉपुलेशन है और कितने लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। देखिए, सतनामी समाज की संख्या अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो कम से कम 35 से 40 लाख की आबादी यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के मानने वाले लोग रहते हैं। खासकर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ बहुतायत में और बहुत घनी आबादी सतनामी समाज की है, और सभी की आस्था आपका जांजगीर है, बिलासपुर है, मुंगेली है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ के इलाका है, रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है। लगभग अधिकतर 75-80% जो मैदानी इलाके हैं वहां पर सतनामी समाज बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुत बड़ी इनकी घनी आबादी है, और ये सभी लोग बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले ही लोग हैं, हिंदू धर्म में ही इनकी आस्था है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यदि हम हिंदू धर्म को हम तो अपने आप को सब हिंदू ही बोलते हैं और हिंदू हैं भी हम, और संविधान के तहत हमको वो अधिकार भी दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उनको हिंदू धर्म से अलग इतर अगर आप उनको काउंट करते हैं तो भावनाएं तो आहत होती है। जैसे परसेंट वाइज अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों की संख्या तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे हम ग्रामीण अंचलों में आज भी कहीं जाते हैं तो ये डिकोड किया जाता है कि ये हरिजन मोहल्ला। आज भी जैसे हरिजन कहना अब संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होता है, अनुसूचित जाति उनको कहा जाता है। तो आज भी जैसे हम गांव में जाते हैं तो ये हरिजन मोहल्ला है, ये हिंदू मोहल्ला है, ये साहू मोहल्ला है, ये बातें क्यों आती है? आज आजादी के 70 वर्षों के बाद भी अगर ग्रामीण अंचलों में जाएं और अगर ये कहें कि ये हरिजन मोहल्ला है, ये उनका कुआं है, ये तो बहुत ही दुखद बात है। बिल्कुल बहुत दुखद बात है। लेकिन सर फिगर की बात करें, स्पेसिफिकली फिगर की, स्पेसिफिक क्वेश्चन पर अगर आते हैं, कितने परसेंट है और कितने लोग हैं जो हिंदू, मतलब एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए मुझे सर। अब नहीं, सभी हिंदू हैं, सतनामी समाज को मानने वाले
वाले सभी लोग हिंदू कितने हैं। परसेंट है सतनामी समाज के यहाँ? नहीं, परसेंट तो पूरा ही है, पूरा 13% कितने नहीं, परसेंट? देखिए जो 15% जो सतनामी समाज की यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग की जो संख्या है, ये सभी हिंदू धर्मों के मानने वाले लोग हैं, सब हिंदू ही हैं, संवैधानिक दृष्टिकोण से सब हिंदू धर्म को ही मानने वाले लोग हैं। लेकिन यदि आप उनको हिंदू धर्म से अलग उनको आप काउंट करते हैं कि नहीं भाई वो निचले दर्जे का हिंदू है, वो अलग बैठेगा, उसको आप सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक आयोजनों में और कोई भी सामाजिक चीजों में या प्रशासनिक चीजों में आप उनको अलग काउंट करेंगे या अलग उनको दर्जा देंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं तो आहत होंगी ही। और फिर तब उनको महसूस होता है कि भाई हम तो हिंदू, हम हिंदू धर्म को ही मानते हैं, पर क्यों हमको इन लोग जो बड़ा वर्ग है क्यों हमको इन सब चीजों से वंचित रखता है या वंचित रखना चाहता है, तो उनकी भावनाएं आहत होती है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये बातें आ रही होंगी, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू धर्म को लेकिन बहिष्कार हो जाएगा, हिंदू धर्म का बहिष्कार, जैसे कि 5 लाख लोग रायपुर की तरफ बढ़ने वाले हैं। और जिस तरह से बलौदा बाजार में हिंसा देखी गई, वैसे हिंसा कभी नहीं देखी गई थी। एसपी और कलेक्ट्रेट के ऑफिस को जलाना बहुत अपने आप में ऐसी एक वारदात रही जो कभी नहीं देखी गई है। तो आपको नहीं लगता रायपुर में ये आके जब ये बहुत संख्या में ये लोग जमा होंगे तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी फिर से एक बार चुनौती दी जा सकती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को? क्योंकि पिछले बार भी जैद खाम को जब तोड़ा गया था, ऑलरेडी इंटेलिजेंस को भी पता था, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता था, गवर्नमेंट को भी पता था, लेकिन उसके बावजूद जो कदम है वो नहीं उठाए गए। जो अरेस्ट किए गए लोगों के, उससे सतनामी समाज बहुत ज्यादा फेवर में नहीं था। सतनामी समाज के बहुत ज्यादा अग्रीएबल टर्म्स पे वो अरेस्ट नहीं किए गए थे। और इनफैक्ट उसके बाद ये हिंसा हुई और जिस तरह से उस पूरी हिंसा को भी हैंडल किया गया, ना सुरक्षा अच्छे से प्लेस की गई थी, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर चूक हुई। अब कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है कि रायपुर में भी अगर आएंगे तो बहुत सारे जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उनको चुनौतियां वापस दी जाएंगी। आपको क्या लग रहा है कि ये इस बार का जो माहौल है वो किस तरह से वापस क्या उग्र हो सकता है या नहीं होगा? बलौदा बाजार के इंसिडेंट में सतनामी समाज का ये कहना है कि सतनामी समाज तो अहिंसा के पथ पर ही चलता है, तो वो कभी भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठा सकते। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कहते हैं कि सतनामी समाज काफी सेंसिटिव है और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि उनके साथ इतने सालों से होता आया है, तो उस डिस्क्रिमिनेशन को लेकर उनका जो टॉलरेंस है, यानी कि उनकी जो सहन शक्ति है, वो खत्म हो चुकी है और इसलिए अब बहुत जल्दी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। नहीं, मेरे संज्ञान में तो अभी तक ये बातें नहीं आई हैं कि रायपुर में किसी ऐसे आंदोलन की खबर मेरी जानकारी में नहीं है। और जहां तक बलौदा बाजार घटना की बात है, बलौदा बाजार घटना में जो भी घटनाएं हुई, मैं तो व्यक्तिगत रूप से ऐसे घटनाओं का पक्षधर नहीं हूं और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि यदि किसी समाज की धार्मिक भावनाएं या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना उस समाज के साथ में हो रही है, तो शासन प्रशासन को, सरकार को उदारता पूर्वक उनको चर्चा करना चाहिए, बुलाना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके, तो एक प्लेटफॉर्म पर एक टेबल पर बैठ करके हमको उन चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। और लगातार, जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी भी समाज की जब धार्मिक भावनाएं हो और उस समाज को लगातार आप उपेक्षित करेंगे, चाहे प्रशासनिक रूप से हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, अगर लगातार कोई समाज उपेक्षित होगा तो कहीं ना कहीं ये बातें तो आती है। लेकिन हाँ, इस घटना की मैं निंदा करता हूं और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में कभी ना हो, इसके लिए भी शासन प्रशासन को और सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए। और जहां तक आपने अभी आंदोलन की जो बात कही है, वो मेरे संज्ञान में तो ये बातें नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर, आप जैसा बता रही हूँ, उस हिसाब से मेरे ऐसी मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई जरूर बड़ी बात आई होगी समाज के इसमें कि उन्होंने इतने बड़े कदम की बात आपके माध्यम से मुझे सुनने में आ रही है। लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू धर्म में रहकर ही हमें अपनी जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको, अपनी बातों को रखना चाहिए। और शासन प्रशासन और सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि क्यों उनको भी उन कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसी क्या स्थितियां आज आन पड़ी है कि समाज को ये आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही है या समाज अपने आप को अलग थलग हिंदू धर्म से महसूस कर रहा है। तो उन कारणों को भी जान करके सरकार को चाहिए कि समाज के बुद्धिजीवी लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से बैठ करके चर्चा करनी चाहिए और उन समस्याओं को सरकार को समाधान करना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है। आज कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें सुविधाएं दी, जो आरक्षण हमें जो प्रदत्त है, उन्हीं के तहत हम ये राजनीतिक रूप से भी हमको, उसी के तहत हमको टिकट मिलती है। लेकिन आज हम प्रशासनिक स्तर पर भी जाए तो कितनी संख्या होगी जहां पर हमारे वर्ग के लोगों की संख्या उस उच्च स्तर पर हमारे लोग बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें भी आती है कि भाई हम क्यों आज भी आजादी के 70 वर्षों के बाद आज भी हमारा समाज क्यों उपेक्षित है। तो इन सब चीजों की भी चर्चा होनी चाहिए और सरकार का भी दायित्व बनता है कि इस समाज को समुचित सम्मान मिलना चाहिए, उनके महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भावनाओं को सरकार सम्मान करे, उनके धार्मिक स्थलों को सम्मान करे और जो भी उनकी भावनाएं हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं, सरकार उनको सुने और एक
उचित प्लेटफॉर्म पे प्रबुद्धजनों को बुला करके उनको चर्चा करनी चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, और समाज सबसे अच्छा समाधान है किसी भी समस्या के सॉल्यूशन का। बिल्कुल, समाधान तो होना ही चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने बताया 13% संख्या है सतनामी समाज की, तो 13% ऐसे पूरे छत्तीसगढ़ में संख्या है सतनामी समाज की, और रिजर्वेशन के तहत कई सारे ऐसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं, लेकिन जो इज्जत वो होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, इज्जत नहीं मिल पा रही है। और जैत खाम को लेकर भी मुझे आपसे बात करनी थी कि किस तरह से जैत खाम की अपनी क्या, हमने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे एक्सप्लेनर्स भी किए हैं, बहुत अपनी जनता को बताया है कि किस तरह से जैत खाम की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि गुरु घासीदास जी के इस पूरे वैल्यूज पे चलने पे क्या आप लोग का एक प्रैक्टिस होता है, एक रिलीजन, कास्ट प्रैक्टिस, रिलीजन प्रैक्टिस, किस तरह का आप लोग धर्म कैसे प्रैक्टिस करते हैं? आप लोग हिंदू धर्म ही फॉलो करते हैं, लेकिन जैत खाम कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में शायद ही बहुत सारे लोगों को पता हो, तो उसके महत्व को जरा बताएं कि जैत खाम रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, उसके जरा मूल्यों को बताएं। मैडम, ये देखिए, जैत खाम जो है हमारा सत्य का प्रतीक होता है। हाँ। सत्य और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है, एक प्रतीक चिन्ह है हमारे धर्म का। हाँ। और बाबा जी का उसमें हम सफेद ध्वज उसमें फहराया जाता है, सफेद पताका फहराया जाता है। यही बात का सूचक है कि हम सत्य के मानने वाले हैं, अहिंसा के हम पुजारी हैं। वो हमारा प्रतीक चिन्ह के रूप में जैत खाम की हमारी पूजा की जाती है। हमारी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है हमारे जैत खाम से। तो गाँव में और जो भी हमारे धार्मिक स्थल है जहाँ पर समुदाय बड़ी तादाद में रहता है, बहुत ही सादगी के साथ ही और बहुत ही पवित्रता के साथ उस जैत खाम की पूजा की जाती है और उसको रखा जाता है। हर वर्ष 18 तारीख को उसमें ध्वज भी उसमें उसका ध्वज बदला जाता है, उसकी पूजा की जाती है। 18 तारीख कौन से 18 तारीख? 18 दिसंबर, जिस दिन बाबा जी की जयंती होती है। कुछ लोग उस दिन ध्वज पताका करते हैं, कुछ लोग बाबा जी के जो पुत्र हैं बालक दास जी, उनकी जयंती के अवसर पर भी उसमें ध्वज पताका को बदला जाता है। तो हमारा ये बहुत ही पवित्र प्रतीक चिन्ह के रूप में जैत खाम की पूजा की जाती है, सत्य की पूजा की जाती है। और कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाता है जैत खाम कि हम सत्य के मानने वाले लोग हैं, अहिंसक लोग हैं और शुद्ध शाकाहारी मानने वाले लोग हैं, और हम सब बाबा जी के बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलने वाले उदारवादी लोग हैं। तो मूर्ति पूजा नहीं होती है सर? नहीं, मूर्ति पूजा का तो गुरु घासीदास बाबा जी ने शुरू से ही विरोध किया है। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। हाँ। हम लोग केवल जैत खाम की पूजा करते हैं और गुरु गद्दी की पूजा होती है हमारे यहाँ। गिरधपुरी धाम में भी बाबा जी की गुरु गद्दी ही रखी हुई है, और तो गुरु गद्दी की हमारे यहाँ पूजा होती है। बाबा जी ने भी मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया था। ये किस वजह से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था? जो उस समय समाज में ऊंच नीच और जिस प्रकार से हमारे वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, इस वजह से भावनाएं आहत थी। बाबा जी भी कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा उनका मन दुखी था कि भाई जब हमको मंदिर में ही जाने का अधिकार नहीं है, हमको जब पूजा करने का अधिकार नहीं है, हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तो हम क्यों मंदिर में जाएं, क्यों हम मूर्ति पूजा करें? जब आप बोलते हैं जब हमको समानता का अधिकार नहीं है, जब हम एक साथ बैठ के सामूहिक भोज नहीं कर सकते हैं, एक साथ बैठ करके पूजा नहीं कर सकते हैं, एक साथ किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, जब आप हमको अलग से कोड कर रहे हैं और ये कुछ वर्गों के लिए ही मंदिर जब सीमित है, तो हम क्यों अपने बार बार अपने अपमानित होने के लिए हम मंदिर पे जाए? इस वजह से उस समय की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के खिलाफ जा करके बाबा जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और उन्होंने गुरु गद्दी की हमारी पूजा होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बाबा साहब जी का ही बताऊंगा कि बाबा साहब भी हिंदू धर्म के ही मानने वाले थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, लेकिन कितने भारी मन से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा होगा, ये आप सोच सकती हैं कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ताना बाना कितना कठिन रहा होगा और किन कठिनाइयों और कितने बड़े मन से उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके जब बौद्ध धर्म को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो आप सोच सकती हैं कि उस समय की जो व्यवस्था थी कितनी कैसी व्यवस्था रही होगी, जिससे बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति, इतने विद्वान व्यक्ति, जिनकी आज विश्व के बड़े विद्वत व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है, उनका धर्म को छोड़ना और बौद्ध धर्म को की तरफ जाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बाबा जी भी कहीं ना कहीं इन सब बातों से प्रभावित तो थे। आपको लगता है कि सतनामी समाज अब उसी पथ पर चल पड़ा है कि आहत इतना ज्यादा हो चुके हैं, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि आप लोग के जो गुरु हैं, रिलीजियस गुरु हैं, गुरु बालदास कह लीजिए, उनके बेटे कुशवंत साहब जो अभी एमएलए भी हैं, और रुद्र गुरु हैं, कहीं ना कहीं उनके प्रति भी गुस्सा फूट रहा है। ये भी एक अंदेशा लग रहा है कि एक सेंस हो रहा है कि जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लीडर्स है वो भी ज्यादा कुछ समाज के लिए कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी एक सेंस बन रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब देखिए, जो गुरु
प्रथा तो बाबा गुरु घासीदास जी के पास से तो चली ही आ रही है, और गुरुओं का दायित्व तो बनता है कि हम समाज को एकजुट रखें और समाज में अच्छा मैसेज दें और समाज के हितों की हम रक्षा करें। समाज में अगर कोई ऐसी बातें आती है, चाहे जैत कम के बारे में हो, चाहे धार्मिक के बारे में हो, तो उसकी व्यवस्था और उसका सुचारू संचालन समाज में बेहतर ढंग से हो सके, ये गुरुओं की एक उनकी दायित्व तो बनता है, और वो दायित्व को वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी उनको बनता है वो तो कर ही रहे हैं। तो आप सेटिस्फाइड है जिस हिसाब से गुरुओं ने इस पूरे बलौदा बाजार के हिंसा के बाद रिएक्ट किया? नहीं, मैं उसमें गुरुओं का तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी क्या भूमिका रही, बलौदा बाजार की घटना में उन्होंने क्या एक्शन लिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बलौदा बाजार की जो घटना हुई वो अप्रिय घटना थी। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, करना चाहिए कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लें। लेकिन हाँ, ये भी जरूर है कि यदि किसी समाज की धार्मिक भावनाएं, यदि किसी प्रकार की उनकी भावनाएं आहत हो रही है, तो शासन प्रशासन को, सरकार को जरूर उस विषय में सोचना चाहिए और शांतिपूर्वक उसका समाधान निकालना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से प्रदेश में पुनः ना हो सके। आपको क्या लग रहा है? एक तो समाधान नहीं निकल पा रहा, ये बात तो साफ हो गई, आपने भी बार बार इस बात को मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है इस चीज को लेकर थोड़ी सी चूक रही है, चूकते हुए नजर आ रही है। आगे क्या हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आगे अगर ऐसी ही चीजें चलती रही, अब एक और आंदोलन की बात हो रही है, 5 तारीख को 5 लाख की संख्या में आएंगे, तो ऐसे आंदोलन के बाद ये जाकर कहाँ रुकेगा? ये आंदोलन कहाँ रुकेगा? और ऐसे जो एक समाधान है नहीं निकलने पर ये बात कहाँ तक, कितनी दूर तक जा सकती है? इस परिस्थिति में तो एक ही रास्ता मुझे नजर आता है कि शासन प्रशासन और सरकार को निश्चित रूप से सतनामी समाज के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह मंथन करना चाहिए कि क्यों ऐसी स्थिति आई है, क्यों यह समाज अपने को हिंदू धर्म से अलग रास्ते पर जाने के लिए सोच रहा है, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जरूर कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी बात आई हुई होगी कि समाज को इस रास्ते में जाने के लिए सोचना पड़ रहा होगा। हालांकि मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार को जरूर उदारतापूर्वक समाज के प्रबुद्ध लोगों को बुला करके चर्चा करनी चाहिए, और मैं सोचता हूँ कि चर्चा करने से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं प्रदेश में हुई हैं, चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पे हो। कहाँ कमी आ रही है? समाधान नहीं मिल पा रहा, साफ हो गया है, लेकिन कमी कहाँ और कहाँ कमी आ रही है? कहीं ना कहीं सामंजस्य की भी कमी मुझे नजर आती है कि सरकार और समाज के लोगों में सामंजस्य की कमी मुझे नजर आती है कि समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ में सरकार को बैठना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए और उनकी समस्याओं पर विचार हो नहीं रहा है। वो मुझे उसमें कुछ कमी नजर आ रही है कि जो भी समाज, जिन लोगों ने समाज को खड़ा किया, जिन लोगों ने समाज को आज इस स्थिति में लाया कि आज हमारा समाज इस स्थिति में आ पाया है कि जहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन आया, खान पान में परिवर्तन आया है, तो जिन लोगों ने भी समाज के लिए अच्छा काम किया है, समाज के जो भी प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे समाज सरकार को चर्चा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहां पर क्या कमी रह गई है और इनकी जो बेसिक समस्याएं हैं उसको देखना चाहिए। क्या किसी भी गवर्नमेंट ने ये कोशिश नहीं की? सिर्फ मौजूदा बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें या पूर्व में कांग्रेस रही 5 साल, उससे पूर्व में फिर बीजेपी रही, फिर अजीत जोगी जी की भी सरकार थी, तो ये किसी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की? अब तक इतने साल हो गए छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन को भी, किसी ने कोशिश नहीं की, किसी ने ये पहल नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी लगभग 24-25 साल छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए हो गए। हाँ। और सरकारें भी कई आई और गईं। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सरकारों ने सतनामी समाज को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि समाज की मूलभूत समस्याएं क्या है या समाज की भावनाएं क्यों हाथ हो रही है। जब तक हम इन चीजों को नहीं जान पाएंगे कि समाज क्यों उद्वेलित हो रहा है और समाज की भावनाएं आहत क्यों हो रही है, जब तक हम उन चीजों को जान नहीं पाएंगे और उस चीज को जान करके उस दिशा में हम अगर उचित कदम उठाएं, तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि समाज को इस कदम की तरफ जाने की आवश्यकता पड़ेगी। समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि हमें टाइम का भी अभाव है। सबसे बड़ी समस्या भी क्या हो रही है? डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरे समाज को एक बहुत आईना दिखाने वाली बात है। पूरे समाज को रिफ्लेक्ट अपॉन करना चाहिए कि किस तरह से आज भी डिस्क्रिमिनेशन कई समाज में उतना ही ज्यादा है। और डिस्क्रिमिनेशन अपने आप में एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसे बीमारी का रूप है जो शायद लोगों के मन के अंदर है और उससे खुद को ही लड़ना होगा। तो डिस्क्रिमिनेशन के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे बड़ी समस्या बन के उभरी है सतनामी समाज के लिए? उचित मान सम्मान। मैं ऐसा मानता हूं कि समाज को, जो सतनामी समाज की जितनी संख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, उस हिसाब से उनको मान सम्मान और उतना प्रतिनिधित्व भी उनको मिलना चाहिए। शासन प्रशासन में भी उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और राजनीति में भी उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन वो प्रतिनिधित्व और वो मान सम्मान मुझे ऐसा लगता है कि समाज को नहीं मिल पा रहा है जो समाज डिजायर्ड करता है। क्योंकि 15-16% समाज की संख्या है, इतनी बड़ी समाज जो पूरे छत्तीसगढ़ में रहता है, उसकी अगर भागीदारी
शासन प्रशासन में ना हो उचित रूप से और राजनीति में भी ना हो, सरकार में ना हो, तो कहीं ना कहीं समाज की भावनाएं तो आहत होगी ना। भैया हम इतने, और ऐसा भी नहीं कि हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी हो, आज भी हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, राजनीति में भी एक से एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आज भी नजरअंदाज करना और उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना शासन प्रशासन में और सरकारों में, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल, उचित मान सम्मान नहीं देना, डिस्क्रिमिनेट करना और रिप्रेजेंटेशन, कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है गवर्नमेंट में, वो नहीं हो पा रहा है। और उससे ऊपर जो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनके साथ बार बार कहीं ना कहीं उनके उपेक्षा हो रही है और उसकी वजह से पूरा समाज बहुत ज्यादा आहत है। और इसलिए अब हिंदू धर्म को भी त्याग देने की बात चल रही है। ऑल्दो सतनामी समाज का एक सेक्शन ऐसा है जिन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि आंदोलन 10 तारीख का यह आंदोलन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सतनामी समाज में भी कुछ ऐसे कमीशन कम्युनिटीज है या कुछ ऐसे समाज के कुछ लोग हैं जो काफी ज्यादा आहत हो गए, जो हिंदू धर्म को त्याग देना चाहते हैं और वो आंदोलन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि हेमचंद जी ने कहा, इन्हें ऐसी चीज की, इन्हें ऐसी कोई खबर की जानकारी फिलहाल अभी तक नहीं हुई है। इनफैक्ट समाज के बड़े लोगों को भी इस पूरे डेवलपमेंट की खबर नहीं है, लेकिन ये इसको संज्ञान में जरूर ले रहे हैं। और ये जो हमने एपिसोड किया ये इसलिए किया है ताकि हम आपको सतनामी समाज के बारे में और बता सकें कि किस तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भेदभाव है वो आज भी इतना ज्यादा चला आ रहा है, मान सम्मान नहीं मिलना, रिप्रेजेंटेशन नहीं होना। और जैसे कि रेशमलाल जांगड़ी जी की ही बात कर लीजिए, फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इनफैक्ट फर्स्ट लोकसभा के एमपी भी रहे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो ट्रीटमेंट मीट आउट किया गया है, यानी कि जो ट्रीटमेंट दिया गया उनके पूरे परिवार को और जो एक नेग्लिजेंस भी किया गया है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत एक क्वेश्चनेबल एक मार्क है जो हर एक गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को सुनना चाहिए। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है सतनामी समाज का, यही सबसे बड़ा कारण है और इसी को ही अब संज्ञान में गवर्नमेंट को काफी गंभीरता से लेना चाहिए, इससे पहले कि काफी ज्यादा बात आगे पहुंच जाए। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। बने रहिए आप छत्तीसगढ़ तक पर, देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप और अपना फीडबैक जरूर हमें देते रहिए। नमस्कार, जय जोहार।